हेलो फ्रेंड, आज हमारा साइकोलॉजी का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के द्वारा जो नैतिकता का मूल्य सिद्धांत जो दिया गया है, थ्योरी जो दिया गया है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रश्न यहाँ उठता है कि नैतिक मूल्य होता क्या है। तो पहले हम लोग नैतिक मूल्य को ही समझ लेते हैं। नैतिक मूल्य क्या होता है कि यह व्यक्ति का खुद का पर्सनल व्यू होता है, नज़रिया होता है खुद का किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए देखने का एक अपना खुद का व्यू है। अर्थात व्यक्तिगत तौर पर कहें तो यह व्यक्ति दर व्यक्ति बदलता है। अगर क्वेश्चन एक है लेकिन जवाब में वेरिएशन हो सकता है, अपना अपना थॉट हो सकता है लोगों का। इसी को कोहलबर्ग के द्वारा एक एग्जाम्पल डिलेमा प्रस्तुत करके दिया गया है और उनको कुछ चरण में डिवाइड किया गया है स्टेज लेवल में। तो वो डिलेमा क्या है, इनके स्टेजेस क्या हैं, किस किस प्रकार के जवाब देने वाले व्यक्ति को किस स्टेज में रखा गया है, ये सारा कुछ को डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टीचिंग के कोई भी एग्ज़ाम हो, इस प्रकार का जो भी थ्योरी दिया गया है, चाहे जीन पियाजे का हो, कोहलबर्ग का हो, कोहलर का हो, वाटसन का हो, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसमें से ही एक है कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसका स्टेजेस को समझने से पहले इन्होंने देखा कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई दुविधा होता है तो उस दुविधा में किस किस प्रकार का वो एक्टिविटी करता है। और उन्होंने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति का एक तरह का एक्टिविटी नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। तो इन्होंने क्या किया, सभी को कैटेगराइज किया कि आखिर ऐसा क्यों है। तो इन्होंने इसी को 3 चरण में डिवाइड किया कि व्यक्ति का क्या किस प्रकार का थॉट किस लेवल में आएगा। तो चलिए इनका डिलेमा भी पहले समझ लेते हैं हम लोग। इनका डिलेमा जो था दुविधा अर्थात, तो इन्होंने क्या किया कि एक डिलेमा प्रस्तुत किया हाइजेंस नाम के व्यक्ति के साथ। उनकी पत्नी बहुत बीमार थी और उसे दवा की ज़रूरत थी। दवा लाने से उसका जीवन बच सकता था। मान लीजिए वही राम और लक्ष्मण वाला कहानी कि जब संजीवनी बूटी आए तो उसका जीवन बचे, नहीं तो फिर बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। तो बस उसी प्रकार का डिलेमा इनके साथ भी प्रस्तुत किया गया कि व्यक्ति का जो हाइजेंस की पत्नी थी वो बहुत बीमार थी और उससे तत्काल ज़रूरत था उस दवा का जो उसे ठीक कर दे। तो इसका जो दवा है एक केमिस्ट बनाता था और वह उस केमिस्ट के पास जाता है दवा लेने के लिए। तो उस दवा के लिए उसने 10 गुना ज़्यादा राशि मांग ली, अर्थात दवा का कीमत से 10 गुना दाम मांग लिया। और हाइजिन के पास पैसा था नहीं, तो उसने क्या किया, चोरी कर लिया दवा को और अपनी पत्नी का जान बचाया। अब ये एक डिलेमा प्रस्तुत किया कोहलबर्ग ने और ये इस डिलेमा के आधार पर कुछ प्रश्न किए गए बच्चों से। और जिस बच्चों का जो अलग अलग प्रकार का जवाब था उसको नोट डाउन किया गया और उसके आधार पर कुछ स्टेजेस बनाए गए कि थिंकिंग का किस लेवल का होता है बच्चे में, वयस्क में अथा और प्रौढ़ अवस्था या फिर युवा अवस्था से बाद की अवस्था में। तो इन्होंने देखा कि इससे कुछ प्रश्न किए। प्रश्न इस प्रकार था कि बच्चों से पूछा गया कि क्या उस केमिस्ट को दवा का 10 गुना दाम मांगना चाहिए। दूसरा प्रश्न, क्या हाइजेंस को उस दवा को चोरी कर लेना चाहिए। तीसरा प्रश्न था कि क्या व्यक्ति जो हाइजेंस है उस हाइजेंस को और कोई भी रास्ता नहीं था उस दवा को प्राप्त करने के लिए। तो ये चीज़ उसके द्वारा क्वेश्चन अराइज किया गया और इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए स्टूडेंट को बुलाया गया और स्टूडेंट ने अपने अपने तर्क में जवाब दिए। कुछ बच्चे ने कहा कि सर इसे 10 गुना दाम में बेचने के लिए अगर बनाना था तो फिर आम जनता इसे कैसे खरीद पाएगी, इसलिए हाइजेंस ने अगर चोरी किया तो सही किया, उसे सज़ा मिलना चाहिए, केमिस्ट को सज़ा मिलना चाहिए। देखिए
ये पर्सनल व्यू है बच्चा का, ठीक है। दूसरा होता है, दूसरे बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं, चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चोरी करना दंडनीय अपराध हो सकता है और इससे जेल भी हो सकती है। अगला बच्चे ने बोला कि सर, हाइजिन्स का ये कर्तव्य बनता है अपने पत्नी के रिस्पेक्ट में कि उसके लिए दवा ला के ज़रूरत वाली दवा उसे दे, क्योंकि वह उसका पति है और उसको अरेंज करना ही चाहिए चाहे जिस प्रकार हो। तो ये सही था। तो देखिए, सभी के लिए प्रश्न एक था लेकिन जवाब अलग अलग था। तो इसी को इन्होंने स्टेजेस में बांटा कि पहला लेवल क्या होगा, दूसरे लेवल में किस प्रकार के बच्चे आते हैं, तीसरे लेवल में किस प्रकार के बच्चे आते हैं, और प्रत्येक लेवल में दो दो स्टेजेस बनाए, अर्थात चरण। पहला स्तर में 2 चरण रहा। इस प्रकार के कुल कितने स्तर हैं? 3, और तीनों में 2-2 स्टेजेस हैं। तो कुल मिलाकर पूछा जाए कि कोहलबर्ग के द्वारा कुल कितने स्टेजेस दिया गए हैं, तो 6 है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, 6 स्टेजेस दिया गया है कोहलबर्ग के द्वारा। पहला आता है लेवल फर्स्ट, प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल का मतलब होता है रूढ़िपूर्व अवस्था में चिंतन। हिंदी में बोलेंगे रूढ़िपूर्व अवस्था में चिंतन। बच्चा इसमें किस प्रकार का चिंतन करता है? तो पहला स्टेज इन्होंने दिया ऑर्डर, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। अर्थात अब हम लोग बच्चा के रिस्पेक्ट में समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी बच्चा किसी भी नियम को मानने के लिए उसका आधार होता है दंड। कि अगर कोई बच्चा, जैसे कोई बच्चा को उसकी माँ मॉर्निंग वॉक में लेके गई और वो बच्चा रोड में इधर उधर भागता फिरा, अब माँ ने उसे ज़ोर से डांटा कि हाथ को नहीं छोड़ना, नहीं तो तुम्हें बहुत पिटाई होगी। अब बच्चा डर गया और क्या किया, अब पूरा रास्ता उसने अपनी माँ का हाथ पकड़े रहा। क्यों? डर। क्योंकि अगर वो नहीं करता वैसा तो उसको माँ के द्वारा दंड दिया जाता, और उस दंड से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी माँ का हाथ पकड़े रहा पूरे रास्ते। तो देखिए, बच्चा का स्तर यहाँ पे अपना कुछ दिमाग नहीं लगाया। बच्चा जो बोला गया, जो रूल दिया गया उनको, जो नियम दिए गए, वो तुरंत उसे मान लिया, अपना उसमें कोई दिमाग नहीं लगाता है। और ये बच्चे का किस लेवल में होता है? 4 से 7 वर्ष की आयु में, ठीक है। यहाँ बच्चा अपना खुद का चिंतन नहीं लगाता है, उसे जिस प्रकार के नियम दिए जाते हैं वो उसे सीधा सीधा एक्वायर कर लेता है, सीधा सीधा मान लेता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दें, बच्चा लंच करने बैठा है और उसकी माँ उसमें 2 रोटी दी। बच्चा क्या करेगा? 1 रोटी खाएगा और 1 रोटी छोड़ देने का उसका आदत है। लेकिन बेलन दिखा करके माँ के द्वारा बोला जाता है कि अगर 1 भी छूटा तो तुम्हारा खैर नहीं। बच्चा 2 का 2 रोटी खा लेता है। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि बच्चा वो क्रिया करने के लिए उसका आधार क्या बना? दंड। कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे दंड दिया जाएगा, और वो उस चीज़ को करता है, अर्थात अपना चिंतन नहीं लगाता है। तो अगर इस प्रकार का है तो उसे माना इन्होंने लेवल 1 का स्टेज फर्स्ट, ठीक है, जिसमें ऑर्डर, पनिशमेंट, ओबीडियंट के आधार पर बच्चा कार्य करता है, ठीक है। अगला आता है इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन। ये क्या है? ये बच्चा अब 6-7 साल का होता है, तो ये बच्चा क्या करता है? इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन होता है। अर्थात एग्जाम्पल दें अगर हम, तो मान लेते हैं बच्चा 6-7 ईयर का है, वह स्कूल जाता है, प्राइमरी स्कूल में उसका दाखिला हुआ है, और उसको टिफ़िन बनाकर माँ के द्वारा दिया जाता है। अब वहाँ पे सभी बच्चे लंच में अपना अपना टिफ़िन बॉक्स निकाल कर लंच करते हैं। अब वो क्या करता है कि किसी के माँ ने पिज़्ज़ा दिया, किसी का छोला आया, किसी का मैगी आया, तो बच्चा क्या बोलता है कि तुम मुझे पिज़्ज़ा दो, हम तुमको मैगी दे देंगे। तो अर्थात टिट फॉर टिट, अर्थात तुम मुझे ये दो तो मैं वो दूंगा। अर्थात उससे क्या करता है? अहम केंद्रित है, अर्थात ईगो सेंट्रिक है यहाँ पे बच्चा, कि तुम देगा तभी हम देंगे, नहीं तो तुम अलग हम अलग, एक भी नहीं देंगे। तो ये इस प्रकार का जो सोच है वो क्या आता है? स्टेज 2 में आता है कोहलबर्ग के अनुसार।
अर्थात इंडिविजुअल बच्चा थॉट सोचता है, अर्थात आत्म केंद्रित होता है। तो इस प्रकार का अगर सोच रखता है तो कोहलबर्ग का किस स्टेज में है, वो स्टेज 2 में है। इसका एग्जांपल और भी हम दें, बड़े व्यक्ति का भी अगर देखिए, मैं एग्जांपल और भी देता हूँ आपको। मान लेते हैं कोई व्यक्ति बाजार जा रहा था और उसका दोस्त भी बाजार जाने के लिए निकला, लेकिन उसने अपने दोस्त को लिफ्ट नहीं दिया और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। तो क्या हुआ, अब ये भी अगली बार अगर कभी वो इसका दोस्त रास्ते में दिखेगा तो ये भी सोचता है कि मैं इसे लिफ्ट क्यों दूं, जब ये जा रहा था तो हमें भी तो नहीं दिया था। तो अगर इस प्रकार का सोच रखता है आत्म केंद्रित, तो वो बड़ा हो करके भी कोहलबर्ग के अनुसार किस स्टेज में है, स्टेज नंबर 2 में है, अर्थात आत्म केंद्रित, अर्थात यह निम्न स्तर का सोच है कोहलबर्ग के अनुसार। ठीक है, तो देखिए जितने भी चीज़ दिए हुए होते हैं साइकोलॉजी में, उसको आपको अपने जीवन से जोड़ना होता है, अपने व्यवहार से जोड़ना होता है, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनता है। अब देखिए एक प्रश्न मैं यहाँ से कर देता हूँ आपके लिए। एक बंदर नचाने वाला मदारी डंडा दिखाता है और बंदर नाचने लगता है, तो बताइए यह कोहलबर्ग के अनुसार किस स्टेज में है? तो आपका प्रश्न क्या होगा, स्टेज 1 या स्टेज 2? तो ये होगा स्टेज 1, क्योंकि डंडा देखता है तो डर के अनुसार क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है कि अगर हम नाचेंगे नहीं तो क्या करेगा, मेरा जो मालिक है, आधार जो उसका मदारी है, वो उसे डंडा से पीटेगा, तो वो नाचने लगता है। तो डर के कारण वो कार्य कर रहा है, तो वो कोहलबर्ग के अनुसार किस ऑर्डर में है, तो पहला स्टेज में है। तो देखिए प्रश्न इसी प्रकार के बनेगा और मैं लास्ट में बताऊंगा भी कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं। चलिए, लेवल फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, ऑर्डर, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन, और दूसरा स्टेज में क्या बताया, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन। ये उनका पहला स्तर था, अर्थात पहला लेवल में ये कहता है, जहाँ बच्चा खुद का अपना कुछ सेंस नहीं लगाता, दिमाग नहीं लगाता है, बस अहम केंद्रित होता है। दूसरा स्तर में इन्होंने क्या बताया, लेवल सेकेंड। लेवल सेकेंड में बताया कन्वेंशनल लेवल, अर्थात रूढ़िगत चिंतन। रूढ़िगत चिंतन में क्या होता है कि इनका 2 स्टेज फिर भी दिया हुआ है, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। इसमें पहले स्टेज 3 में क्या बोला गया है, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। यहाँ पे होता है कि जो बच्चा होता है वो जो भी कार्य करती है या करता है, वो समाज के विश्वास और अपेक्षाओं को आधार मानकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अगर इस प्रकार का कार्य करता है तो वो कोहलबर्ग के अनुसार स्टेज 3 में है। अर्थात मान लेते हैं कि, और ये स्टेज जाता है 7 से 11 साल, ये भी ध्यान रखेंगे आप, 7 से 11 ईयर। ठीक है, मान लेते कोई बच्चा 7 से 11 साल का बच्चा है, 11-12 साल का बच्चा है, वो स्कूल जाता है। स्कूल में ये अपेक्षा किया जाता है कि शिक्षक बच्चों को बोलता है कि प्रत्येक दिन नहा के आना चाहिए। अब ठंड का मौसम है, 9 बजे स्कूल है उसका। अब बच्चा स्कूल गया, अब वहाँ पे खड़ा करके पूछा जाता है कि किसने किसने नहाकर आज आया है, स्नान करके आए हैं। तो डर से व्यक्ति वहाँ पर भी क्या कर देता है, हाथ खड़ा कर देता है। यहाँ डर नहीं है, ध्यान रखिएगा, डर नहीं है, यहाँ टीचर का अपेक्षा है और विश्वास है, और उसी को आधार मानकर बच्चा अपना व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अर्थात टीचर ने बोला, उससे अपेक्षा कर रहा है कि बच्चा नहा के आया होगा, और बच्चा ने भी जवाब दिया कि यस सर, मैं नहा के आया हूँ। भले वो नहीं नहा के आया हूँ, लेकिन टीचर का विश्वास और अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए वो खुद को झूठ बोलता है, खुद से झूठ बोलता है, टीचर से झूठ बोलता है, और क्या करता है, वो टीचर की अपेक्षाओं पे खरा उतरता है। तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है, ये ऑब्वियस होता है, आपने देखा होगा स्कूल में कि बच्चा नहीं भी नहा के आया हो, लेकिन वो झूठ बोलता है कि सर मैं नहा के आया हूँ, ताकि अब टीचर के पास उसका थोड़े ना प्रमाण है कि नहा के आया नहीं आया है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये क्या है, गुड गर्ल गुड नाइस, गुड बॉय एंड नाइस ओरिएंटेशन होता है।
अर्थात अब जैसे कि बच्चा बोलेगा यस सर मैं नहा के आया हूँ, मैं स्नान करके आया हूँ, अब टीचर बोले गुड गर्ल, ये ठंडे में भी देखो नहा के आती है, कितना अच्छा लड़की है, कितना अच्छा बच्चा है, तो क्या करता है गुड गर्ल और गुड बॉयज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलता है, उनको प्रोत्साहन थोड़ा मिलता है। और इसी को इस प्रकार का व्यक्तित्व जो होता है बच्चे में वो 7 से 11 साल 12 साल का बच्चा में होता है। तो इस स्टेज का नाम क्या दिया कोहलबर्ग ने, तो गुड बॉयज़ एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। अर्थात अपने आप को अच्छा और बेहतर दूसरों से पाने के लिए बच्चा झूठ भी बोलता है और दूसरे के विश्वास और अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए झूठ का सहारा लेता है बच्चा। अर्थात उन्हीं के अपेक्षाओं को अपना क्या मान लेता है, व्यक्तित्व का आधार मान लेता है। तो इस प्रकार का काम किस वर्ष में होता है, 7 से 11-12 साल के एज में होता है। अगला है इनका स्टेज 4, सोशल ऑर्डर एंड मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर ये क्या होता है कि बच्चा जो समाज का नियम है उसे नहीं तोड़ना चाहता है और नहीं तोड़ता है, क्योंकि उस नियम को बच्चा अहमियत देता है, सर्वोपरि मानता है और उसी के आधार पर अपना व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसका। इसमें किस प्रकार, मान लेते एग्जांपल में देता हूँ, कोई बच्चा है, मंडे को स्कूल खुलता है, संडे को क्लोज होता है। संडे को उसने अपना कपड़ा नहीं धोया और लास्ट में रात में उसे याद आया कि कल तो स्कूल भी है और मेरा कपड़ा गंदा है, ड्रेस मेरा गंदा है, तो उसने रात को धो लिया। अब सुबह तो सूखा नहीं। कुछ बच्चा का जो ड्रेस है, जो यूनिफॉर्म है उसका, वो भींगा हुआ हल्का हल्का रह गया। अब उसको माँ बोलते है कि छोड़ो बेटा, आज तुम ड्रेस छोड़ दो, आज तुम फ्रॉक में ही चले जाओ। बच्चा नहीं जाएगा, बच्चा जिद करेगा कि नहीं मुझे स्कूल के यूनिफॉर्म में ही जाना है। वो सोशल नियम को तोड़ना नहीं चाहती इस एज में। इस प्रकार का अगर चिंतन है बच्चे में तो कोहलबर्ग के अनुसार किस स्टेज में है, स्टेज 4 में। अर्थात वो सोशल नियम को अहमियत देती है, अर्थात स्कूल का खुद का प्रिंसिपल है, खुद का नियम है और उस नियम के अनुसार कार्य जो करती है। तो वो कोहलबर्ग ने बताया है कि इस स्टेज को क्या बोलेंगे, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। अर्थात कभी भी नियम को तोड़ना उनका प्रथम कार्य नहीं हो सकता है, अर्थात पहला वो नियम को बनाए रखने के लिए कार्य करती है। ठीक है, अर्थात वो बच्चा का भींगा हुआ ड्रेस भी है तो भी वो स्कूल चले जाएगी, भींगा हुआ हल्का है तो भी पहन के, क्योंकि वो फ्रॉक पहन के नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उसका नियम सर्वोपरि मानती है। तो ये मेरा हो गया स्टेज 4। ठीक है, अगला आता है लेवल 3, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, यहाँ व्यक्ति का चिंतन स्तर बढ़ने लगता है, चिंतन, खुद का लॉजिकल थिंकिंग होता है। मैक्सिमम लोग इस स्टेज तक पहुँच पाते हैं, लेवल 2 तक। 3rd स्टेज बोला जाता है, ये चिंतन का स्तर होता है जो बहुत कम लोग ही पहुँचते हैं यहाँ तक। ये किस प्रकार का वो देखते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडिविजुअल राइट। अर्थात समाज से मतभेद भी बना लेते हैं इस प्रकार स्टेज 5 में व्यक्ति। अगर उनको खुद लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि नियम को तोड़ना सही है मेरे लिए, तो वो नियम को तोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, अगर व्यक्ति के पास एक समस्या है, अगर व्यक्ति एक्सीडेंट कर गया है और उसे जाना है, अब रोड में रेड लाइट जल गया, तो व्यक्ति अपना यहाँ नियम को सेकेंडरी मानता है और प्राइमरी मानता है कि मुझे पहले हॉस्पिटल पहुँचना है, और वो रेड लाइट को भी क्रॉस कर जाता है। तो वो यहाँ अपना क्या करता है, चिंतन को लगाता है कि मेरे लिए पहला कौन आवश्यकता है। तो उसके लिए उसने पाया कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि पहले मैं अस्पताल पहुँचूँ, नियम बाद में। तो देखिए, और कोई व्यक्ति यहाँ होगा कि नहीं हम रेड लाइट सिग्नल नहीं तोड़ सकते हैं, पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस दंड करेगी, ये वो 1 मिनट का तो रेड लाइट होता है, वो इंतज़ार कर लेगा। लेकिन नहीं, जो व्यक्ति खुद का चिंतन लगाता है, सोच अपना अप्लाई करता है यहाँ पे कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, वो कहलाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। अर्थात व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति सोचता है और ये उच्च चिंतन माना जाता है कोहलबर्ग के अनुसार। इसमें और भी अगर हम एग्जांपल दें तो इसमें एक प्रश्न आया हुआ था इस स्टेज से कि एक व्यक्ति
जो अपने सरकार को टैक्स देना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि सरकार टैक्स का बहुत सारा पैसा अनावश्यक तालाब बनाने में खर्च कर देती है जिसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए मैं इस तरह के सरकार को टैक्स नहीं दूंगा। ये उसका व्यक्तिगत सोच है, चिंतन है। यह बताइए कोहलबर्ग का किस स्तर का सोच है? तो अब बताइए, आप लोग आराम से बता पाएंगे कि ये किस प्रकार का चिंतन है उसका। स्टेज 5 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, अर्थात वो व्यक्तिगत तौर पर सोचता है कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ तो उस टैक्स में मेरा अधिकार है जानना कि आप उस पैसे का कहाँ यूज कर रहे हैं। वो देश के भलाई के लिए यूज़ करें तो मैं टैक्स दूंगा। अब वो पैसा ही बेकार अनावश्यक जगह में लगा रहा है, तो व्यक्ति का अपना सोच है यहाँ पे कि मैं ऐसे सरकार को टैक्स नहीं दूंगा। तो यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए, बहुत अच्छे से अगर समझेंगे तो इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं बहुत आराम से बन जाएगा, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर देता है प्रश्न इसमें। क्योंकि ये नैतिक मूल्य क्या है, सभी के लिए अलग अलग हो जाता है, और इसलिए इसको इस प्रकार के प्रश्न बनाने में कोहलबर्ग से समस्या भी आप लोगों को आता है। लेकिन अगर आप समझे हुए हैं अच्छे से, हर स्टेज को बारीकी से पकड़े हुए हैं, तो आप इसका जवाब दे पाएंगे और अच्छा मार्क्स ले पाएंगे यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा स्टेज 6। स्टेज 6 क्या है? कॉन्शियस एंड यूनिवर्सल इथिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, अर्थात कॉन्शियस का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे व्यक्ति के द्वारा। यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति मानवता की दृष्टि से देखता है अपने आप को, और जहाँ भी उनके पास डिलेमा प्रस्तुत होता है या डिसीजन लेना होता है, दुविधा प्रस्तुत होता है, तो उस जगह पे डिसीजन वो क्या करता है, मानवता की दृष्टि से लेता है और खुद से प्रश्न करता है, अपनी अंतरात्मा से प्रश्न करता है और वह फिर निर्णय लेता है। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम ही हो पाते हैं। जैसे महात्मा गांधी टाइप का आदमी, नेल्सन मंडेला टाइप का आदमी इस स्तर को अचीव किए होते हैं, जिसमें क्या होता है, मानवता ही सर्वोपरि माना जाता है उनके नज़र में, उनके खुद के सोच में। तो हमने पहले भी बताया कि बहुत कम व्यक्ति ही हैं जो कोहलबर्ग के तीसरा लेवल में पहुंच पाता है, क्योंकि यूनिवर्सल इथिक तक पहुंचना व्यक्ति का बहुत आम बात नहीं है। ये बहुत गिने चुने व्यक्ति ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर को देखिए, महात्मा गांधी सब को देखिए, इन लोग क्या थे, इन लोग मानवता को सर्वोपरि मानते थे। खुद का जीवन पूरा सर्वस्त्र जीवन निछावर कर देते थे मानव सेवा में। तो इन प्रकार का और इस प्रकार के लोग अपने कॉन्शियस का प्रयोग करते हैं, अपने तर्क चिंतन में क्या करते हैं, तर्क चिंतन में मानवता की दृष्टि से ऊपर उठकर देखते हैं चीज़ों को। तो चलिए, हमारा 6 स्टेजेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि कोहलबर्ग का जो है बहुत सारा क्रिटिसाइज भी किया गया। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि इनको क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा सहना पड़ा, क्योंकि इन्होंने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल को प्रस्तुत किया था, जो हम डिलेमा प्रस्तुत किए आपके सामने, कि एक हाइजन नाम का एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी बीमार है। ये जो आपको हम एक डिलेमा प्रस्तुत किए थे, ये उसका खुद का सोच था, और इसमें जेंडर बायस को दर्शाया गया था, अर्थात पुरुष को ज़्यादा अहमियत दिया गया था और महिला को कम। ऐसा इनका प्रतिद्वंदियों का मानना था, इसलिए इनका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ है। और इनका स्टेजेस आप समझ लिए होंगे, तो इनसे प्रश्न भी बहुत अच्छा बनता है, और ये आप बना पाएंगे जब इसको बहुत अच्छा से समझे होंगे तब। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग का, और उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे और जो भी प्रश्न होगा वो बना पाएंगे। थैंक यू क्लास।